वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 7 का जो साइंस का जो 8वां चैप्टर है जिसका नाम है पवन तूफान और चक्रवात। तो हम इस चैप्टर के बारे में सार से एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, तो आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए वीडियो में, जिसका चैप्टर का नाम है पवन तूफान और चक्रवात। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और वीडियो को अभी तक आपने अभी लाइक नहीं किया है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे शेयर भी करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर पवन क्या है। पवन मान क्या होता है, पवन किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पवन किसे कहते हैं, तो पवन की परिभाषा देखते हैं। गतिशील वायु पवन कहलाती है। यानी कोई वायु है, नहीं वायु है, वो क्या वायु है, वो क्या करती है, गति करती है। ठीक है, तो गतिशील जो वायु है उसे ही हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। यानी वायु का दूसरा नाम क्या है, पवन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं पवन के बारे में या वायु के बारे में क्या क्या अवधारणाएं हैं, उनके बारे में देखते हैं। वायु दाब डालती है, इसे हम कुछ उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। यानी वायु क्या करती है, पवन क्या करती है, दाबे डालती है। इसे हम उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि वायु किस प्रकार से दाबे डालती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, वायु की विपरीत दिशा में नाव चलाना कठिन होता है। यानी वायु जिस तरफ से वायु आ रही है उस तरफ अगर हम क्या करते हैं कि नाव चलाते हैं, तो वो क्या होता है, बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वायु कर क्या कर रही है, दाब में डाल रही है। आगे देखते हैं, तेज हवा में पतंग उड़ाना कठिन होता है। और जब हवा क्या हो रही हो, बहुत अधिक मात्रा में तेज चल रही हो, तो क्या हो, पतंग उड़ाना बहुत कठिन होगा। दूसरा तीसरा है साइकिल के टायर में हवा भरना। और साइकिल के टायर में हवा भरना भी क्या है, कठिन है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, वायु क्या होती है, दाब में डालती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। कुछ हमने पॉइंट लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो देखो, पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। यानी जब भी पवन का वेग है वो बढ़ेगा, वायु का दाब क्या होगा, घटेगा। उसके इसको हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि जब हम बोतल के मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। यानी जब हम कोई बोतल ली है हमने और उस बोतल में क्या है, कुछ गेंद डाल देंगे और उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, हवा मारेंगे या फूंक मारेंगे, तो क्या होगा, उसके जो वायु का जो आसपास की जो वायु है उसका वेग क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इससे वहाँ वायु दाब घट जाता है और वहाँ का जो वायु का जो दाब है वो क्या करेगा, घटे जाएगा। और जो वायु का वेग है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोतल के भीतर वायुदेव अधिक होने के कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। यानी वायु का जो दाब बोतल के जो भीतर है वो वायु दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। होने के कारण क्या होगा, बोतल के अंदर एक जो गेंद डली है वो वायु के द्वारा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर फेंक दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट, पवन सदैव अधिक वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। यानी पवन या वायु है वो क्या करती है, अधिक वायुदेव वाले क्षेत्र से कम जो वायुदाब का क्षेत्र है उसकी ओर गति करती है। यानी अधिक से कम वायुदेव की ओर गति करती है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा, यानी वायु दाब के बीच, वायु जो कम और अधिक वायु दाब है उनके बीच जितना ज़्यादा अधिक अंतर होगा, वायु का वेग उतना ही अधिक होगा। और वायु का वेग है अगर क्या होगा, वायु दाबों के जो बीच जो अंतर है वो जितना अधिक होगा उतना ही वेग है वो क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा पॉइंट है वो देखते हैं। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। यानी जब भी हम क्या करते हैं, वायु को गर्म करते हैं, तो वो जब भी गर्म किए जाने पर क्या होगा, गर्म होगी तो क्या होगा, वायु का प्रसार आगे बढ़ेगी और वह अधिक स्थान घेरती है। और वायु क्या करती है, अधिक मात्रा में स्थान घेरती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यानी जब भी वायु गर्म होगी तो उसका वायु का प्रसार क्या होगा, वायु का जो आगे की ओर वृद्धि होगी, अधिक होगी। ठीक है, और वह अधिक स्थान घेरती है और स्थान भी क्या करेगी, अधिक घेरेगी। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु के अपेक्षा क्या होती है, हल्की होती है। ठंडी वायु क्या होती है, भारी होती है। गर्म वायु क्या होती है, हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर उड़ता है और यही कारण है कि गर्म वायु क्या है, हल्की होने के कारण, इस कारण ही क्या होता है, वायु धुआं है, धुआं भी क्या होता है, ऊपर की ओर अधिक मात्रा में उठता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। हमने नेक्स्ट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में देखो क्या है कि पवन धाराओं का पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने का कारण उत्पन्न होना।
यानी पवन पवन जो धाराएं होती है, पवन की जो धाराएं होती है वो का पृथ्वी के पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होना। ये पवन धाराएं वो किस कारण से उत्पन्न होती है, जो पृथ्वी का जो गर्म होना है, गर्म होने के कारण है वो पवन धाराएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो इसमें मैंने पहला पॉइंट है इसमें कि किस तरह से गर्म होती है। भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। सबसे पहले इसमें बात करें कि जो भूमध्य रेखा है और जो ध्रुवीय क्षेत्र है उनका असमान रूप से यानी किसी भी समान रूप से न होना, ठीक है, असमान रूप से गर्म होना किस प्रकार होता है वो देखिए इसमें। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, यानी भूमध्य जो रेखा होती है उन क्षेत्रों में क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पड़ रही है सीधी, वो क्या करती है, सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ अधिक तापमान से पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इससे क्या होगा कि सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या होगी, सीधी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके कारण अधिक अधिक तापमान से पृथ्वी की जो सतह है वो उसकी जो निकट की वायु है वो भी क्या हो जाएगी, गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगेगी। और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर 0 से 30 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। और जो ठंडी वायु है वो क्या करेगी, भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा है और उसके दोनों ओर 0 से लेकर 30 डिग्री अक्षांश है उससे भूमध्य रेखा की ओर, उस 0 से 30 डिग्री अक्षांश है उससे भूमध्य रेखा की ओर चलती है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। और इस प्रकार जो पवन धाराएं उत्पन्न होती है वो क्या करती है, उत्तर और दक्षिण है उससे भूमध्य रेखा है उस भूमध्य रेखा की ओर बहना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो इसमें उसी में पॉइंट है, ध्रुवों की वायु अत्यधिक ठंडी होती है जो कि 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों को की गर्म वायु के ऊपर उठने पर उनका स्थान ले लेती है। यानी जो ध्रुवों की वायु है, ध्रुवों की वायु वो क्या होती है, अधिक मात्रा में ठंडी होती है। ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ की जो वायु है वो अधिक मात्रा में ठंडी होती है, जो कि 60 डिग्री अक्षांश तक यानी 60 डिग्री जहाँ का अक्षांश क्या है, 60 डिग्री का अक्षांश है वहाँ के क्षेत्रों की गर्म वायु के ऊपर उठने पर, यानी 60 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र है वहां पर उपस्थित जो वायु है वो गर्म वायु है वो ऊपर उठने पर उनका स्थान ले लेती है। यानी गर्म वायु क्या करेगी, ऊपर उठेगी तो क्या होगी, नीचे का जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, ठंडे प्रदेशों में ठंडा क्षेत्र, वो जो नीचे का क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्र की ओर होता रहता है। और इस प्रकार वायु का प्रवाह क्या होता है, ध्रुवों से अधिक गर्म जो क्षेत्र है उसकी ओर होता रहता है। ठीक है दोस्तों, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। और जो पवन है या वायु है उसके प्रवाह की जो दिशा होती है वो उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। और जो उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से जो उत्तर है उसके पवन की प्रवाह की जो दिशा है वो पृथ्वी का जो घूर्णन है उसी के कारण ये परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वो है थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। यानी जल भी गर्म होता है और थल भी जो भाग है, थल का जो भाग है, स्थल भाग है वो भी क्या होता है, असमान रूप से गर्म होता है। समुद्री समीर और थल समीर के कारण तापमान में परिवर्तन होता है। यानी समुद्र का जो समुद्र है और जो थल है, जो स्थल भाग है वो भी क्या होते हैं, तापमान में परिवर्तन के कारण गर्म होते हैं। सबसे इसमें पहला पॉइंट मैंने एडिंग बना के लिखा है, मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से या मौसम से हुई है जिसका अर्थ ऋतु है। यानी मानसून जो शब्द है उसकी उत्पत्ति अरबी एक शब्द है जिसका नाम है मौसम या मौसम, उससे हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, ऋतु होता है। इसमें देखो शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत होती है अर्थात थल से समुद्र की ओर होती है। यानी सर्दियों में क्या होता है कि जो पवन है या वायु है उसके जो प्रवाह की दिशा है वो विपरीत होती है अर्थात थल से क्या होता है, समुद्र की ओर होती है। यानी स्थल भाग से ले और समुद्री भाग की ओर होती है। आगे, समुद्रों से आने वाली गर्म मानसून हवाएं जो अपने साथ जलवाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है। और जो समुद्र से आने वाली जो गर्म मानसून हवाएं होती है वो अपने साथ है वो जलवाष्प या वाष्प लेकर आती है जिससे से क्या होती है, वर्षा होती है। उदाहरण देखते हैं इसमें कुछ। राजस्थान के मरुस्थलों के असमान तापमान से ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होता है। और राजस्थान का जो क्षेत्र है, भारत में जो राजस्थान का क्षेत्र है वहां पर जो थार मरुस्थल पाया जाता है उसमें असमान रूप से तापन से ग्रीष्म काल में क्या होता है कि दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र है, यानी ये जो राजस्थान है, ये जो राजस्थान इसमें जो दक्षिणी और जो पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिणी जो पश्चिमी क्षेत्र है ये क्या होता है, इसमें मानसून निर्मित होता है। यानी इसी क्षेत्र में क्या होता है, मानसून निर्मित होता है। ये मानसूनी पवन
अपने साथ हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर आती है। और जो हिंद महासागर है उससे क्या होता है, उससे ये मानसूनी जो पवन है वो क्या करती है, काफी मात्रा में वाष्प लेकर आती है, जलवाष्प लेकर आती है, जिसके कारण पवने जो मानसूनी पवने चलती है उसी के कारण ये वह जलवाष्प वो लेकर आती है। कहाँ से लेकर आती है, हिंद महासागर से लेकर आती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं प्राकृतिक आपदा। आखिर प्राकृतिक आपदा क्या होती है। प्राकृतिक आपदा में देखते सबसे पहले बात करेंगे तड़ित झंझा, यानी कोई प्राकृतिक आपदा जिसका नाम क्या है, तड़ित झंझा। ये एक प्राकृतिक आपदा है। तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अक्सर विकसित होते रहते हैं। और जो तड़ित जो झंझा जो प्राकृतिक आपदा है वो गर्म आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है उनमें अक्सर विकसित होते रहे। जब गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, इसी घटना को हम तड़ित झंझावत या तड़ित झंझा कहते हैं। यानी जब क्या होता है कि जब गिरती हुई जल की बूंदें गिर रही है और तीव्र वेग से ऊपर उठ रही जो वायु है उसकी परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है। बिजली जब क्या होता है कि जब कोई बारिश हो रही होती है तब क्या होता है, बिजली कड़कती है, तो बिजली इसी को क्या कहते हैं, बिजली कौंधना, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। और बिजली जब कड़कती है तो क्या होगी, उससे ध्वनि उत्पन्न होगी। इस ध्वनि के उत्पन्न होने की या इस घटना को क्या कहते हैं, हमें तड़ित झंझावतें कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है चक्रवात। ये चक्रवात क्या है कि प्राकृतिक आपदा है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं वर्षा की बूंदों को पुनः द्रव में परिवर्तित होने पर उसमें से निकलने वाली ऊष्मा में से आसपास की वायु हो जाती है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि वर्षा की जो बूंद है, वर्षा की जो बूंदों को हम पुनः पुनः क्या होता है, वर्षा की बूंद पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाती है। यानी पहले सबसे पहले क्या बनता है, वाष्प बनती है, ठीक है, और फिर उसके बाद जो वर्षा की जो बूंदे है पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाती है और उसमें से निकलने वाली जो ऊष्मा है उससे आसपास वायु उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है। यानी इस प्रकार क्या होता है कि जो गर्म वायु वो तो क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी, जिससे वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी गर्म वायु क्या होगी, ऊपर उठेगी, तो वायु का जो दाब हो वो क्या होगा, कम होगा। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक मात्रा में वायु गति करने लगती है। और इस तड़ित झंझा के केंद्र की ओर, यानी तड़ित झंझा जो बन रहा है उसके केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक मात्रा में वायु क्या करने लगेगी, गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति में अंत में बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र का निर्माण करती है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु अनेक कुंडलित परतों के रूप में घूमती है। मौसम की स्थिति को चक्रवात कहते हैं। यानी इस चक्र की जो पुनरावृत्ति होती है वो अंत में निम्न दाब के एक क्षेत्र से या निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र का निर्माण करती है जिसके चारों ओर क्या होगा, वेग उच्च होगा और वायु है वो अनेक कुंडली जो परतें होती है उनमें घूमती रहती है। और मौसम की इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, चक्रवात कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें नोट लगा के हमने एक पॉइंट लिखा है, उसके बारे में देखते हैं। नोट लगा के वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक है। यानी वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात है उसकी तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने का या वृद्धि करने के वाले कुछ कारक हैं। ठीक है, चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने के कारक कौन से हैं, वायु वेग और वायु दिशा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं हम आगे हमने हेडिंग लगा के लिखा है चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। यानी चक्रवातों के द्वारा जो होने वाला जो विनाश है उसके बारे में हमें विस्तार से देखेंगे। चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश, यानी चक्रवात ये जो प्राकृतिक आपदा है उसके द्वारा जो हमारा जो देश है, हमारे जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों में किस प्रकार से विनाशकारी है, ये किस तरह से हमें नुकसान पहुंचाता है उसके बारे में देखेंगे। चक्रवात काफी विनाशकारी होते हैं। यानी चक्रवात है वो काफी विनाशकारी होते हैं। तेज पवन समुद्र के जल के तटों की ओर धकेलती है। यानी तेज अधिक मात्रा में जो पवनें हैं वो क्या करती है, समुद्र का जो जल है उसके तटों, समुद्र के जल के तटों की ओर धकेलती है। तेज पवन है वो समुद्र के जल के तटों की ओर धकेलती है। भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, यानी चाहे क्या हो चक्रवात क्या हो, तट है उससे कितना ही किलोमीटर दूर हो, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं और यही चक्रवात के जो आने के जो संकेत है वो होते हैं। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति और भयावह बना देती है। यानी जो जो चक्रवात के तट को पार करने का जो समय होता है उसमें लगातार वर्षा क्या करती है, बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न कर सकती है।
चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवन लाते हैं, और चक्रवात क्या करते हैं, अपने साथ उच्च वेग की पवनों को भी साथ लेकर आते हैं, जो घरों, दूरभाष और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि हमें हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी क्या थे, चक्रवात के द्वारा होने वाला विनाश, चक्रवात के द्वारा होने वाले जो नुकसान है वे थे। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट वो है टोर्नेडो। टोर्नेडो, आखिर देखते हैं टोर्नेडो क्या होता है। टोर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादल होते हैं, और टोर्नेडो क्या होते हैं, गहरे रंग के। रंग कैसा होता है, गहरा, और कीपाकार, कीप के समान है ये, इसके जो कीप के समान क्या होते हैं, कीपाकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है, और इन जो ये कीप की जो कीप जैसी आकृति है, यह क्या करती है, आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत हमें दिखाई देती है। अधिकांश टोर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, और अधिक मात्रा में क्या होता है कि टोर्नेडो कमजोर और निर्बल होते हैं, परंतु कुछ विनाशकारी टोर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर आवर के वेग से गति कर सकता है, और कुछ ऐसे भी विनाशकारी टोर्नेडो हैं जो क्या करते हैं, 300 किलोमीटर आवर के वेग से गति कर सकते हैं। टोर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं, वो टोर्नेडो वो क्या हुए, चक्रवात के भीतर भी बन सकते हैं, अगर चक्रवात आ रहा है उसके साथ भी टोर्नेडो वो बन सकते हैं। वो टोर्नेडो है उसकी जो गति है वो 300 किलोमीटर पर आवर के वेग से इनकी गति होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने कक्षा जो 7 है उसका 8वां चैप्टर, साइंस का जो 8वां चैप्टर है उसके बारे में पढ़ लिया है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो पे कमेंट नहीं किया है, कैसा लगा आपको वीडियो वो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एक जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम इसकी जो पीडीएफ है वो भी डालते हैं, तो उसका नाम है साइंस का विकास। जो हमारा यूट्यूब का चैनल है वही उसे टेलीग्राम का जो चैनल है उसका नाम है। तो आप जाइए वहाँ पे, और यहाँ की जो पीडीएफ है वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।